हेलो सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। सीपीयू के बारे में हमने बातें करी थी। हमने कुछ बातें करी थी अपने सीपीयू से संबंधित कुछ इकाइयाँ, कुछ भागों के बारे में। और इससे पहले हमने बात की थी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी, फिफ्थ पीढ़ी, क्या क्या कौन कौन से ट्रांजिस्टर किस में यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट किस में यूज़ किया गया, वैक्यूम ट्यूब किस में यूज़ की गई, इन सभी बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं मेमोरी की। क्या होती है मेमोरी? जिस टाइप से इंसान का दिमाग होता है ना, सेम टू सेम कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है ना। अपने को कोई भी बात है तो वो याद कहाँ रहेगी? मेमोरी में रहेगी, दिमाग में रहेगी। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही सिस्टम होता है। सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो मेमोरी में स्टोरेज होती है। तो कंप्यूटर का काम, जो मेमोरी का क्या काम होता है स्पेशली, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होंगे, जो भी सूचना होगी, जो भी प्रोग्राम होगा, उन सभी को जो है, चाहे वो स्थायी रूप से स्टोर करे, चाहे अस्थायी रूप से स्टोर करे, स्टोरेज का काम क्या होगा? मेमोरी करेगी। ठीक है, डेटा, सूचना या फिर प्रोग्राम के स्टोरेज का काम कौन करेगी? मेमोरी करेगी। ठीक है। अब मेमोरी के बिना भी कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि मेमोरी नहीं होगी तो डेटा स्टोर नहीं होंगे, और डेटा स्टोर नहीं होंगे तो फिर आगे प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर? ठीक है। अब क्या होता है, मेमोरी के संग्रहण के लिए कुछ स्पेशल लोकेशन होती है ना, बहुत सारी लोकेशंस होती है और उनकी संख्याएं निश्चित होती है। अब ये संख्याएं क्या होती है? लोकेशन जो होती है, इनकी संख्याएं निश्चित होती है, और इन लोकेशन के द्वारा, इन लोकेशन की संख्याओं से ही डिपेंडेंट होती है मेमोरी की कैपेसिटी या फिर मेमोरी का साइज़। कि मेमोरी की साइज़ क्या है, मेमोरी की कैपेसिटी क्या है, किस पे डिपेंड होगी? जो लोकेशन, स्थानों की संख्या के ऊपर डिपेंड होगी। कि जितने स्थान होंगे उसके बाद उसका पता चलेगा भाई कितने स्थान हैं इसमें और इसकी कितनी कैपेसिटी होती है। अब कैपेसिटी क्या होती है आपको पता है ना? जैसे 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 9 GB, ऐसे बहुत सारी मेमोरी टाइप्स होते हैं। तो वो कैसे पता चलता है? इन संख्याओं के आधार पर पता चलता है ना। क्लियर बात? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है कि मेमोरी में प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है। इस पहचान संख्या को क्या कहते हैं? एड्रेस। ठीक है। अब जैसे अभी एड्रेस को कैसे याद रखोगे? जैसे अपना मकान होता है ना। अब उसके लिए पहचान के लिए अभी अभी भी अपन कोई भी मेल वगैरह, कोई पत्र वगैरह आता है ना, तो क्या करते हैं? पत्र आता है तो अपन उसको एक एड्रेस देते हैं कि भाई इस एड्रेस पे भेजना। वो एड्रेस क्या है? हमारे मकान की पहचान है। ठीक इसी प्रकार मेमोरी का जो प्रत्येक स्थान होता है उसकी एक पहचान संख्या होती है, उसका एक एड्रेस होता है, और उसकी पहचान संख्या होती है, उसे ही क्या कहते हैं? हम लोग एड्रेस कहते हैं। इजी टू क्लियर? सारी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया गया है। कल की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। मैंने जो समझाने का प्रयास किया है बेहतरीन तरीके से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और सारे क्वेश्चन देख लेना, आप पेपर में यहीं से आने वाले हैं। ठीक है ना? तो एक अच्छे से आप हाथ बने रहो और इसको शेयर वेयर भी कर दिया करो, ताकि किसी और का भी भला हो जाए अपने साथ साथ, है ना? क्योंकि मैं भी तो कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। तो आपका इतना सा फ़र्ज़ बने कि मुझे मोटिवेट थोड़ा सा मिले कि यार हाँ, कि मेरे वीडियोज़ को कुछ लोग देख रहे हैं, तो अपने को और भी अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना? तो अब जो है, दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है आपकी जो मुख्य मेमोरी होती है, और दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी। अब जो ये मुख्य मेमोरी होती है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी। और जो दूसरी मेमोरी होती है ना, एक्सटर्नल मेमोरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्लियर? मुख्य मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य मेमोरी। क्लियर? ओके। अब जो प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसके दो भाग होते हैं, रैम और रोम। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और एक्सटर्नल मेमोरी में आपको पता ही, जो बाहर से जो मेमोरीज लगाई जाती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, जैसे डोंगल, ये आते हैं ना अपने यूएसबी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक्सटर्नल मेमोरीज होती है, बाहर से कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है। जैसे मोबाइल खरीदते हैं ना अपन, मोबाइल खरीदते हैं तो रैम और रोम फ़ोन के अंदर ही आती है ना ऑटोमेटिकली। तो ये दोनों क्या हो गई, ऐसे याद रखना कि मोबाइल खरीदते हैं तो रैम और रोम फ़ोन के अंदर ही आती है, तो दोनों क्या हो गई? प्राइमरी मेमोरी होगी। अब बाहर से क्या लगाते हैं? एचडी कार्ड ठूसते हैं उसके अंदर, वो भी घट जाओ कोई कोई तो आजकल बहुत सारे 128 GB के फ़ोन आ रहे हैं, फिर भी घटी जाती है लोगों के, पता नहीं, है ना? तो बाहर से मेमोरी ठूस देते हैं उसमें,
तो वो होती है एक्सटर्नल मेमोरी। क्लियर, आगे चले। ओके, देखो मैंने बताया आपको, जब मेमोरी का शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय क्या है, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी से होता है। जैसे अभी आप फ़ोन खरीदने जाते हो, कितनी मेमोरी है भैया फ़ोन के अंदर, तो वो बोलेगा भैया 3 GB रैम और जैसे 64 GB रोम है। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मेन मेमोरी के बारे में। ऐसे थोड़ी बोल रहे हो भाई आप इमें बाण सो कतनी मेमोरी लगा दे बोला, ऐसे थोड़ी पूछते हो, नहीं पूछते ना। तो जब भी मेमोरी का बात किया जाता है डायरेक्टली, तो वो सीधी मेन मेमोरी की बात की जाती है, प्राइमरी मेमोरी की बात की जाती है, ठीक है। और इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि फ़ोन के अंदर ही होती है या फिर CPU के अंदर ही होती है ना। और फ़ोन में भी CPU होता है, कंप्यूटर में नहीं होता है CPU। अपन सोचते हैं ना भाई कंप्यूटर में बड़ा सा डब्बा हो, CPU हो, बोलो छोटी साइज़ के CPU आने लग गए आजकल, है ना। CPU का ही भाग होता है। अब मैंने आपको CPU को बता दिया कल क्या क्या होता है ना। अब इसमें याद रखने के लिए क्या काम होता है, आगे की चीज़ देखते हैं। प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, ठीक है ना। और मेमोरी तीव्र गति की होती है, यह मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, मेमोरी स्टोरेज का काम करती है, बस फालतू लोड लेना ही नहीं है, प्रश्न आएगा ही नहीं इनमें से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कहाँ से इंपॉर्टेंट है, अब ये होगी प्राइमरी मेमोरी, तो आपको समझ में आई होगी। अब देखो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, मेमोरी जो होती है एक अर्धचालक होती है। कल मैंने एक और चीज़ बताई थी, एक चीज़ बताई थी मैंने, याद कीजिएगा आप। जो पीढ़ियाँ थी कंप्यूटर की, उसमें कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने अर्धचालक चिप का प्रयोग किया था और किस में किया था, ये आज आप कमेंट करोगे मेरे को, ये आज आप कमेंट करोगे कि कल का कितना याद है आपको, ठीक है। मुझे याद है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मैंने कल बताया था कि अर्धचालक चिप का प्रयोग किस में किया गया था, कल कल है ना, अर्धचालक का प्रयोग किस में किया गया था कल, ठीक है ना। तो आज की बात में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया था अभी तक, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं, रैम और रोम, है ना। मैंने आपको अभी प्राइमरी मेमोरी की बात चल रही है, प्राइमरी मेमोरी की, और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम, ठीक है। अब इसमें रैम के भी 2 पार्ट होते हैं और रोम के 3 पार्ट होते हैं, ये हम आगे चलेंगे तो मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको। तो अभी फ़िलहाल हम रैम की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये क्या होती है, रैम क्या होती है। इसमें पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले काम में आने वाली मेमोरी, सबसे पहले, अभी तक हमने सबसे पहले इसी मेमोरी की बात की है। तो ये क्या याद रखना है इसमें, ये सबसे पहले काम आने वाली मेमोरी है, सबसे पहले काम में आने वाली मेमोरी, सबसे पहले काम में आने वाली मेमोरी है। दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, जो इनपुट डाटा होता है, जो भी इनपुट डाटा होता है वो सबसे पहले किसी में संग्रहित होगा, वो रैम में संग्रहित होगा। जो भी इनपुट डाटा है वो सबसे पहले रैम में ही संग्रहित होगा। समझ में आ गई बात, कोई भी इनपुट डाटा है वो डाटा की प्रक्रिया के, डाटा की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ में संग्रहित होता है, सबसे पहले रैम में संग्रहित होता है। क्लियर बात, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब जो रैम में डाटा आता है, जो भी डाटा रैम में आएगा, जो भी डाटा रैम में आएगा, जो भी डाटा किस में आएगा, रैम में आएगा, उसको निर्देशित किया जाएगा, ठीक है। उसको क्या किया जाएगा, आगे निर्देशित किया जाएगा। भाई आगे आप सूचनाओं को आगे सरकाने का काम करो, ठीक है। क्लियर, निर्देशित किया जाएगा, रैम में डाटा आएगा सबसे पहले इनपुट डिवाइस से। क्लियर, अब ऐसे प्रश्न आता है सबसे पहले इनपुट डिवाइस में सबसे पहले डाटा कौन सी मेमोरी में जाता है, तो रैम में जाता है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर रैम से CPU में जाएगा डाटा, है ना, CPU में लोड किया जाएगा, है ना, CPU में लोड किया जाता है डाटा को। फिर इसके बाद में आउटपुट निकलता है इसका, ठीक है, इसके बाद में आउटपुट निकलता है। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, अच्छे से, ठीक है। तो रैम से डाटा जाएगा CPU में, CPU से फिर आउटपुट दिया जाता है, लोड किया जाता है निर्देशों को आगे के लिए, है ना। क्लियर, यहाँ तक की बात एकदम से क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। रैम की फुल फॉर्म आपको याद ही हो गई होगी। तो अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, है ना, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो रैम में जो संचित सूचनाएं है ना, उनको दोबारा से रीलोड करने के लिए जो कितना समय लगता है, तो जो एक माइक्रो सेकेंड होता है ना, उसका 10वें भाग के बराबर, इतना कम समय लगता है किसी भी सूचना को
इसमें लोड करने के लिए रैम में, है ना। तो और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रैम जो होती है ना, रैम जो होती है ना वो क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। यहाँ से प्रश्न आता है, रैम जो होती है ना क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी होती है, ठीक है। रैम जो होती है वो क्या होती है, सॉरी, रैम जो होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, ठीक है ना। अस्थायी का मतलब क्या है, अब जैसे कभी भी आप कोई काम कर रहे हो, है ना, काम कर रहे हो, आपने कोई फाइल टेक्स्ट लिख रखा है कि हमने तुमको दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम, ऐसा एक मैसेज टाइप कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मैसेज टाइप करते करते आपने सेंड नहीं किया और उससे पहले, या फिर सेव नहीं किया उससे पहले लाइट चल गई, या फिर आपके फ़ोन की बैटरी बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, तो डेटा रहेगा या डिलीट हो जाएगा, वो मैसेज जो आपने टाइप किया है वो रहेगा या डिलीट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है डिलीट हो जाएगा सर, है ना, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है डिलीट, क्योंकि ये प्रोसेस रैम के अंदर होती है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करते हो तो आप देखते हो कि कुछ चीज़ें हम, जैसे कि एक ही वेबसाइट को बहुत बार ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद जैसे ही हम एक दो शब्द डालते हैं वो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रैम के अंदर स्टोरेज होती है ना, कि जैसे किसी भी डाटा को पुनः पढ़ा जाता है। अभी ये बात की ना मैंने माइक्रो सेकंड, 10वें माइक्रो सेकंड के पुनः ग्रहण किया जाता है, इतनी स्पीड से काम करती है रैम। ये सारी प्रोसेस रैम की होती है। तो दूसरी चीज़ क्या है, इसे छोड़ो यार फालतू की चीज़ें को, आप तो सीधी सी याद रखो बातों को, अस्थायी रूप से संग्रहित रहती है। और दूसरी क्या है, लाइट जब भी बंद हो जाती है तो सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। सारा का सारा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी, कि जब भी कनेक्शन कटने के बाद में सारा सारा डेटा डिलीट होना क्या कहलाता है, रैम। मतलब जाने के बाद वापस याद नहीं आना, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ शाबाश। इसे क्या कहते हैं, अस्थिर या वोलेटाइल, इंग्लिश में भी शब्द आ जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या है, कौन सी है, तो रैम है। अस्थायी मेमोरी कौन सी है, रैम है। सप्लाई कटने के बाद सारा डेटा डिलीट हो जाता है, किस में होता है, रैम में होता है, क्लियर। सारी की सारी बात एकदम से आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, स्थायी मेमोरी, रोम की बात हम लोग करेंगे। रोम क्या होती है ना, रोम होती है, रोम की फुल फॉर्म पूछी जाती है। रोम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। अब इसमें वो अस्थायी थी तो ये स्थायी है। तो रोम क्या होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है। जिससे नॉन वोलेटाइल, वो वोलेटाइल थी, रैम वोलेटाइल थी, रोम वोलेटाइल है, यानी कि ये स्थायी है। क्या है, रोम क्या है, स्थायी है। क्या है, रोम स्थायी है, रोम, ठीक है, क्लियर। रोम क्या है, स्थायी। अब स्थायी इसका मतलब क्या है, जैसे किसी भी डेटा को आपने सेव कर रखा है ना, सेव कर रखा है, तो अब जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड कर रखी है, मूवी डाउनलोड कर रखी है, तो आप चाहे लाइट जाए चाहे कुछ भी, वो मूवी वहीं पे मिलेगी आपको जाके। तो क्यों, क्योंकि वो शायद रोम में ही स्टोरेज होती है, ठीक है ना, रोम में स्टोरेज होती है। इस वजह से क्या होता है, वो डिलीट नहीं हो पाती। क्लियर, एकदम से क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से सारी की सारी बात। चाहे लाइट कटो चाहे कनेक्शन कटो, वो जो कुछ यादें होती है ना जो बच जाती है दिमाग के अंदर, है ना, चाहे कनेक्शन कट जाए फिर भी वो घूम घूम के रिपीट होती रहती है रील। हम वहाँ गए, हमने वहाँ किया है, वहाँ कॉफ़ी शॉप पर गए, चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो, है ना। तो वो सारी आपको समझाने के व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, इसे अदर वे में मत लेना, है ना। तो रोम में क्या है, रोम में बातें क्या है, छप जाती है दिमाग में, है ना। तो वो स्थायी हो जाती है रोम में, है ना। चाहे लाइट कटे चाहे कनेक्शन कटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि रोम का उपयोग का सबसे अच्छा जो है उदाहरण है वो क्या है, बायोस है। क्या है, बायोस किसका उदाहरण है, तो रोम का उदाहरण है। अभी हम कुछ और भी बातें करेंगे रोम के बारे में। तो रोम का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, बायोस है। बायोस का क्या काम होता है, ये प्रश्न आता है पेपर में। तो बायोस क्या करता है, कंप्यूटर का जो बूटिंग होता है ना, कंप्यूटर में बूटिंग का कार्य करता है ना, बूटिंग प्रोसेस से संबंधित होता है। यानी कि कंप्यूटर टर्न ऑन जब होता है ना, तो सारी सूचनाओं को ऑटोमेटिकली बूट करने का काम करती है रोम। क्या करती है, बायोस करता है, रोम का पार्ट होता है ना, रोम का पार्ट होता है बायोस। और बायोस की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये याद कर लेना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या करता है, बूटिंग का काम करता है। कब करता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली जितनी भी सूचनाएं हैं सारी की सारी उसको बूट करता है, किसको, कंप्यूटर को ऑन करता है, बायोस करता है, ठीक है, क्लियर। तो रोम का उपयोग क्या होता है, एक और उपयोगी, तो मशीनें, खिलौने वगैरह बनाने में भी रोम का उपयोग किया जाता है, क्लियर। आगे चले,
यहाँ तक की बात एकदम से क्लियर होगी। रोम का फ़ोटो देख लो, कभी जीवन में काम पड़ जाए रोम का, है ना। 2-3 बातें बता दूँ मैं आपको, 2-3 बातें बता दूँ रैम और रोम में, रैम और रोम में, है ना। तो ये क्या होती है, अस्थायी होती है, ये होती है स्थायी होती है ना। इसमें सूचनाएं डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली लाइट करते ही, इसमें सूचनाएं डिलीट नहीं होती हैं। क्लियर। सबसे पहले इनपुट किस में जाता है, तो रैम में जाता है ना। दूसरी क्लियर बातें होगी ना सारी की सारी। आगे देखो, आगे देखो, ये वोलेटाइल होती है क्योंकि ये अस्थायी होती है, और ये नॉन वोलेटाइल होती है ना, है ना। नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल कौन होती है, देखो याद रखना, नॉन में ओ आता है ना, नॉन। तो रोम में बीच में ओ आता है ना, तो इसमें ऐसे ओ ऐसे याद रख लेना थोड़ा सा क्लिक करने के लिए दिमाग में, है ना। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल हो गई, है ना, स्थायी अस्थायी हो गई। क्लियर, एकदम सभी की समझ में आ रही बात। ओके, अब हम थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा। अब इसमें रोम की बात है, इसमें डायरेक्ट रोम के प्रकार दे दिए। मैं थोड़ा सा आपको एस रोम और एस रैम और डी रैम के बारे में बताऊँगा, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बता देता हूँ। खाली पेज भी देखो किस्मत से आ गया ना। तो रैम जो होती है ना, हाँ रैम, रैम हमने बात की थी रैम की। इसके 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप, है ना। एक होती है एस रैम, एस रैम, ये टाइप जरूर याद रख लेना आप, है ना। एक बार आगे कुछ याद रहे नहीं रहे, पर ये याद रख लेना। एक होती है डी रैम, क्या होती है, एक डी रैम होती है, ठीक है। अब जो होती है, जो रैम होती है एस रैम, उसको रिफ़्रेश नहीं किया जा सकता, इसको रिफ़्रेश नहीं किया जा सकता, रिफ़्रेश नहीं किया जा सकता, और इसको रिफ़्रेश किया जा सकता है, रिफ़्रेश किया जा सकता है। ये चीज़ याद रख लेना इसमें। और तो कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं ज़्यादा। और ये थोड़ी सी फास्ट होती है, इसको रिफ़्रेश नहीं किया जा सकता, ये फास्ट होती है, ये थोड़ी फास्ट होती है, और ये वाली स्लो होती है, ये वाली स्लो होती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, वापस रोम पे आ जाते हैं, है ना। रोम पे आ जाओ, रोम पे आ जाओ, रोम पे। तो रोम के 3 टाइप्स होते हैं। रोम के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। रोम के तीनों प्रकारों की हम लोग बात करेंगे, और एक एक करके तीनों की बात करेंगे, है ना। तो डायरेक्टली मैं थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें बताऊँ आपको डायरेक्टली। रोम के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पी रोम, पी रोम, है ना। एक क्या होता है पी रोम, दूसरा होता है ई पी रोम। क्या होता है ई पी रोम। मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही होगी, पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और तीसरा क्या होता है डबल ई, है ना, डबल ई रोम। ओके, डबल ई रोम, ठीक है। तो जो पी रोम होता है, जो पी रोम होता है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो पी रोम में क्या होता है, किसी भी सूचना या किसी भी डेटा को जो है एक बार लिखा जा सकता है और बार बार पढ़ा जा सकता है ना। पी रोम का एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिखा कितनी बार जाएगा, एक बार तो लिखा जाएगा, एक बार तो क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, और उसे आप बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ा जा सकता है, ठीक है। एक बार लिखा जा सकता है पी रोम में, और उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का फुल फॉर्म भी याद कर लेना। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। आगे चलें, आगे चलें। अब देखते हैं ई पी रोम। देखो यहाँ पे ई पी रोम का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये याद होना चाहिए। इन सभी की फुल फॉर्मों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछती है। कोई भी अगर संस्था जो है पेपर करवाती है, तो 2 प्रश्न तो उसी में से डाल देगी, अगर उनको कुछ नहीं सूझेगा तो, है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्राम को मिटाया भी जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला भी जा सकता है, किसमें, ई पी रोम में। और उसमें क्या था, पी रोम में ये था कि किसी प्रोग्राम को एक बार लिखा जा सकता है और बार बार पढ़ा जा सकता है। ऐसे प्रश्न आ जाए ना कि ऐसी कौन सी रोम का प्रकार है जिसमें प्रोग्राम को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है और बार बार पढ़ा जा सकता है, तो आप क्या करोगे, पी रोम। दूसरा प्रश्न है, ऐसे कौन सी रोम है जिसके अंदर प्रोग्राम को मिटाया भी जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला भी जा सकता है, तो आप क्या करोगे, ई पी रोम। देखो नाम से पता चल रहा है, ई से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो मिटाया जा सकता है ना। तो इसे मिटाने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग होता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि पराबैंगनी किरणों से इसे मिटाया जाता है, किसको, ई पी रोम को। क्लियर। अब आते हैं ई पी रोम के बाद ई पी रोम, ठीक है। ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, ई का हो गया ना इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसको किसके द्वारा मिटाया जाता है, अब इसको भी मिटा सकते हैं और नया प्रोग्राम इसमें भी डाल सकते हैं।
तो ऐसे प्रश्न आएगा ना कि विद्युत तरंगों का उपयोग किसको मिटाने में किया जाता है, तो आप क्या करोगे, ई रोम को मिटाने में। विद्युत, नाम से पता चल रहा है ई से इलेक्ट्रिक, देखो नाम से, नाम सब कुछ है, नाम से पता चल गया आपको, है ना। और ई रोम को किससे मिटाया जाता है, पराबैंगनी किरणों से। आशा करता हूँ समझाने का पूरा प्रयास किया है, आप लोगों की भी बात पूरी समझ में आई होगी, है ना। अब बाह्य मेमोरी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हम बाह्य मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो बाह्य मेमोरी में क्या आता है, भाई जो बाह्य मेमोरी वो होती है उसको बाहर से टूसा जाता है ना, बाहर से टूसा जाता है। इसी मैंने बताया, अभी सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे हम लोग, इसी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब मेमोरी की यूनिट्स या इकाइयों की बात हम लोग करेंगे। तो मेमोरी की यूनिट और इकाइयों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब बात करने वाले हैं। मेमोरी की यूनिट और इकाइयों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए अगर क्लास पसंद आ रही हो तो, है ना। तो यहाँ ऊपर की चीज़ों में हम कुछ नहीं देखने वाले हैं, कुछ भी नहीं देखने वाले हैं, फालतू की चीज़ें नहीं देखेंगे हम लोग, है ना। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं। तो 0 और 1 ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं बाइनरी डिजिट। क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट। प्रश्न आता है ना, बाइनरी डिजिट से। अभी बहुत बड़ी बड़ी राम कहानी है इसमें, तो आप कहोगे तो मैं उसको समझा दूंगा, अन्यथा आप कहोगे तो दूसरी वीडियो में समझा दूंगा, है ना। तो ऐसे प्रश्न आता है कि बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, तो वो देगा आपको 0 0, दूसरे ऑप्शन में देगा 0 1, तीसरे में देगा 0 2, तीसरे में देगा 1 1, है ना। तो आप क्या बताओगे, 0 और 1। बाइनरी डिजिट में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। क्लियर, ओके ओके, आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं ना। अब देखो, कंप्यूटर की कुछ इकाइयों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिट, है ना, मेमोरी सबसे छोटी इकाई, अगर वो पूछता है आपसे कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ना, तो कौन सी है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कौन सी होती है, बिट। कौन सी होती है, बिट। और बिट के अंदर क्या होता है, बिट के अंदर बाइनरी अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं, तो 0 1। कौन कौन से होंगे, 0 अथवा 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। बिट होती है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, इसके अंदर क्या होते हैं, बाइनरी अंक होते हैं, 0 तथा 1 के आधार पर इसे प्रोसेस किया जाता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट। अब हमने कर ली बात बिट की, है ना, बिट हो गई। बिट के बाद हम बात करेंगे निब्बल की। किसकी करेंगे, निब्बल की। तो एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, एक निब्बल में बिट होते हैं 4। कितने बिट होते हैं, एक निब्बल में कितने, ये प्रश्न आते हैं भैया, ये प्रश्न आते हैं कि एक निब्बल में कितने बिट होते हैं। ये 4 बिटों का समूह क्या कहलाता है, एक निब्बल कहलाता है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। आगे देखो कि बाइट क्या होता है। अब बाइट क्या होता है, 8 बिट्स का समूह क्या होता है, एक बाइट होता है। 8 बिटों को मिला के क्या बनता है, एक बाइट बनता है। 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है, 4 बिट को मिला के एक निब्बल बनता है। और एक बिट में क्या होता है, 2 बाइनरी अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी अंक 2 ही होते हैं, एक तो 0 और दूसरा होता है 1 होता है। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। अब बाइट की बात होगी, हमने बाइट की बात कर ली, है ना, बाइट की बात कर ली। तो अब बाइट से बड़ी यूनिट की बात करेंगे। तो 1024 बाइट को मिला के 1 के बाइट यानी कि 1 किलो बाइट बनता है। 1024 बाइट को मिला के 1 किलो बाइट बनता है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे अब किलो बाइट की बात कर ली तो अब 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनेगा। 1024 किलो बाइट से क्या बनेगा, 1 मेगाबाइट बनेगा। 1024 किलोबाइट से क्या बनेगा, 1 मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट से बनेगा 1 गीगाबाइट, जीबी बनेगा। तो आपको क्रम भी पूछा जा सकता है कभी कभी। फिर 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनेगा। 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनेगा। क्लियर, ये याद करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा एक क्रम बता देता हूँ मैं। सबसे छोटी यूनिट मैंने आपको बताई है बिट। कौन सी बताइए, बिट बताइए ना, बिट। बिट से बड़ी सबसे छोटी है ना, ये वाला हीरो आएगा, ये वाला, है ना। उससे बड़ी कौन सी आएगी, आपकी बाइट आएगी। कौन सी आएगी, बाइट आ गई, है ना। अब आपको पता है बिट कितनी, क्या होता है बिट, बिट कितना होता है, 8 बिट मिला के 1 बाइट बनता है ना, तो बाइट बड़ी होगी ना, हाँ। तो अब ये 1024 बाइट मिला के कितने बनेंगे,
आपको 1 किलोबाइट बनेगा, ठीक है। फिर 1024 किलोबाइट बना के क्या बनेगा, मेगाबाइट, और फिर क्या बनेगा, गीगाबाइट बनेगा। फिर गीगाबाइट से बनेगा बड़ा बनेगा टेराबाइट, ठीक है। ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि ऐसा सीक्वेंस दे देगा आपको कि कौन इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाओ या फिर घटते हुए क्रम में जमाओ, आपको ये लिख लेना एक कॉपी में। फिर इससे थोड़ा एक स्टैंडर्ड लेवल की बात करूँ मैं, अगर टेराबाइट से आगे की बात, तो टेराबाइट अगर 1024 टेराबाइट को मिला के बनता है पीबी, ठीक है ना। अब ये टेराबाइट के बाद की बात करेंगे अपन, इससे बड़ी इकाई होती है आगे पीबी, है ना। और इससे भी बड़ी इकाई होती है ईबी, और इससे भी बड़ी इकाई होती है जेडबी, और इससे भी बड़ी इकाई होती है वाईबी। अगर ढंग का प्रश्न बनाएगा तो यहाँ से उठाएगा, है ना। और इससे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है बीबी। ज़िंदगी में बीबी वैसे सबसे बड़ी इकाई होती है जीवन में, इसलिए मैं नहीं ला रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी इकाई पसंद नहीं है ना। क्लियर, आगे चले। अब देखो बाइनरी संख्या प्रणाली, है ना। अब यहाँ प्रश्न, अगर आप कहो कि मैं बाइनरी सिस्टम भी समझाऊँ आपको एक एक चीज़ लेके कि बाइनरी का जो है कोई डिजिट दे दे तो उसको कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि देखो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास और काफ़ी इतना समय होता नहीं है। क्योंकि प्रश्न अगर मान लो ईजी आ जाता है तो फिर वो पढ़ना बेकार ही हो जाता है ना। तो अगर आपकी डिमांड हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो ये एक बार पूरी बुक होने के बाद में सबसे लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके एग्जांपल्स कैसे कैसे क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। परंतु इस वीडियो में सिर्फ हम ये बात करेंगे कि ये डिजिट्स होते क्या हैं और ईजी वे में क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या प्रणाली। तो बाइनरी संख्या प्रणाली में जो सिंबल होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो जीरो और एक, ठीक है। क्या होते हैं, जीरो और एक, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ऐसे प्रश्न आ जाएगा जीरो और एक क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से डिजिट प्रयुक्त होंगे, तो जीरो और दो। क्लियर, आगे चले। अब जैसे मान लो कि ये बताऊं क्या यार क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी कमेंट आती है तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज़ स्किप करने में फ़ायदा है ना, स्किप करने में फ़ायदा है। बहुत ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूम्ड हो जाएगा। ऑक्टल प्रणाली, हाँ अब देखो ऑक्टल प्रणाली में क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है। 0 से लेकर 7 तक के अंक आते हैं, किस में आते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऐसे प्रश्न आ सकता है, 0 से लेकर ऑक्टल प्रणाली में नंबर आते हैं 0 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 8 तक। तो आपको याद रखना है 0 से लेकर 7 तक नंबर आता है ऑक्टल प्रणाली में। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। ऑक्टल प्रणाली के बाद में ये लिख लेना एक कॉपी में अगर आपको सही लगे तो। और हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है, हेक्साडेसिमल एक होता है, इससे पहले डेसिमल होता है। तो डेसिमल इससे पहले थोड़ा सा लिख लेना आप, इसमें नहीं दिया हुआ है डेसिमल, है ना। इससे पहले होता है एक डेसिमल, और डेसिमल में होता है 0 से लेकर 9 तक की संख्या आती है। क्या आती है, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएँ किस में आती हैं, किस में आती हैं, जल्दी से बता दो एक बार। डेसिमल में आती है। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक की संख्या तो आती है, ठीक है। पर इसके बाद में क्या आती है, इंग्लिश वर्ड आते हैं, इंग्लिश वर्ड, है ना, ए बी सी डी ई और एफ तक, ठीक है ना। अब 0 से 9 तक तो अंक आ जाएंगे। अगर वहाँ पूछ ले अगर आपको कि हेक्साडेसिमल संख्या में ए की वैल्यू क्या होती है, तो 9 के बाद क्या आएगा, 10। वो पूछे कि बी की वैल्यू क्या होती है, तो बी की वैल्यू होती है 11, सी की वैल्यू क्या होती है 12, डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 14 और एफ की वैल्यू होती है आपकी 15। यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी, एकदम से क्लियर हो गई होगी कि 0 से 9 तक तो डिजिट होंगे और ए बी सी डी ई एफ होंगे इंग्लिश वर्ड, और टोटल करके 16 हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 टोटल करके 16 हो जाते हैं। और वो पूछ सकता है कि हेक्साडेसिमल में डी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ऐसे करके निकाल के उसको आंसर दे सकते हो। इससे हाई लेवल की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम सर पे इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हम लेकर एकदम चल सकते हैं अभी। तो आगे देखते हैं हम, आगे क्या है कि रूपांतरण। अभी इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आप लोगों को टाइम मिल जाए तो बुक की पीडीएफ डाली हुई है, आप क्वेश्चन देख लेना, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। परंतु फिर भी अगर आपको लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, एक वीडियो इसके लिए भी बना दीजिएगा, तो आप एक बार से मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर दो भागों में काम करता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है क्या, सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर ये क्या होता है कि जो कंप्लीट, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं ना, टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर, और जिसे टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है ना। समझ गए होंगे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा अलग वे में नहीं जाना है। जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है यार, क्या मैं गलत कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ। छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर, और जिसे हम छू नहीं सकते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सब क्या है, हार्डवेयर है। चाहे CPU हो, कीबोर्ड हो, स्पीकर हो, प्रिंटर हो, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ आती है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। अब इनमें से एक ऐसा दे देगा आपको, सॉफ्टवेयर डाल देगा, इनमें से हार्डवेयर नहीं है। अब आपकी वहाँ से टिप्पणी को ले जाती सीधे प्रश्न में। इसलिए हमें याद रखना होता है कि हार्डवेयर कौन से होंगे और सॉफ्टवेयर कौन से होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देगा और उन्हीं निर्देशों को क्या करेगा, पालन करेगा। और जो निर्देशों का समूह क्या होता है, देखो अच्छी प्रश्न यहाँ पे, निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम। अब मैंने बताया एड्रेस क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, मेमोरी की पहचान करने के लिए जो होती है ना, पहचान करने के लिए जो संख्या होती है, कुछ भी होता है, वो एड्रेस कहलाता है ना। मैंने बताया था अभी पहले। प्रोग्राम क्या होता है, जो कंप्यूटर को जो सॉफ्टवेयर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के द्वारा हार्डवेयर अधूरा है ना। सॉफ्टवेयर के द्वारा हार्डवेयर अधूरा है, तो सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील करेगा। हार्डवेयर को क्रियाशील कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिक रूप होते हैं, इन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता, छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है दिल की गहराइयों से, किसे, सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं ना। सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पहला कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करने के लिए वाले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि कोई भी प्रोग्राम को आप कैसे आगे से आगे क्रियान्वयन करोगे, क्रियान्वित करोगे, संचालित करोगे, वो कौन से कहलाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ये स्पेशली होते हैं थोड़े से, है ना। और इसमें क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तब किसी भी एप्लीकेशन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और इनको कौन बनाता है, इनको विशेषज्ञ बनाते हैं, और एक कंप्यूटर का तंत्र का भाग होते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें देखने की, इसमें से कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं वैसे, तो आपको याद रखना है सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सभी सॉफ्टवेयरों का निष्पादन करता है। मैंने बताया ना कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी का क्या करेगा, निष्पादन करेगा, इन सभी को निर्देश देगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। ये सारा काम कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या करेगा, हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में संबंध बनाएगा, लिंक बनाएगा। किसके बीच में, हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में। हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच में लिंक को कौन बनाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है। क्लियर, ओके। अब जैसे बहुत सारी डिवाइसेस होती है, सिस्टम को चलाने का काम, ऑपरेट करने का काम, यूटिलाइज करने का काम, ये सारी चीज़ें कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। जैसे मेमोरी वगैरह, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, किसको कैसे काम करना है, किसको क्या काम करना है। जैसे जीमड़ा होता है ना, जीमड़ा जीमड़ा होता है, एक फूफाजी होते हैं, फूफाजी। फूफाजी देखते हैं सारी व्यवस्था। फूफाजी क्या करते हैं पता है, ये देखते हैं कि बराती को खाना किधर खिलाया जाएगा, नाश्ते में क्या दिया जाएगा, है ना। और पकौड़ी बनेगी या जलेबी बनेगी, जलेबी में कहीं शक्कर तो कम नहीं है, कहीं भी सारी चीज़ें कौन देखता है, फूफा जी। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है फूफा जी का, ये सारी चीज़ें देखने का काम करता है। क्लियर, ओके। अब आ जाओ, इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलाइज प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषा और भाषा संसाधक, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझाऊंगा चारों के चारों आपको। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, देखो सॉफ्टवेयर्स जो, जैसे आप मोबाइल में कुछ भी चीज़ चलाते हो ना, जैसे सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल्स के अंदर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, है ना। जैसे आप अभी एडी एजुकेशन यूज़ कर रहे हो तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं,
जैसे इनके उपयोग क्या होते हैं, ये तो फालतू की चीज़ें वैसे याद करने लायक नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनिंग, एडवोकेट अपने अपने आवश्यकता के हिसाब पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना। जैसे कि सब अपने अपने टीचर्स होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, टीचिंग वगैरह के लिए सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सारे सारे सॉफ्टवेयर्स आप समझ चुके हो क्या होता है सॉफ्टवेयर, है ना। अब आती है कंप्यूटर में भाषाएँ, है ना। कंप्यूटर में क्या आती है, भाषाएँ। अब भाषाएँ से प्रश्न आता है कि ट्रांसलेटर क्या होता है। पहला प्रश्न क्या बनता है, ट्रांसलेटर क्या होता है। क्या होता है, जो कोई भी यूज़र होता है ना, जैसे हम यूज़र हैं, है ना, तो यूज़र की जो भाषा है ना, उस भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो कहलाता है ट्रांसलेटर। क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर कहलाता है ना। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है ना। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो तो आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में समझ रहे हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, मशीनी भाषाएँ होती है कंप्यूटर में। तो उन भाषाओं को समझने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए जो युक्ति प्रयोग होती है ना, वो होती है ट्रांसलेटर। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझाने के लिए जो युक्ति होती है वो होती है ट्रांसलेटर। जैसे अभी आपने ए वाला बटन दबाया, है ना, कंप्यूटर को नहीं पता ए क्या होता है, नहीं पता, सच में नहीं पता। अब ये कंप्यूटर इस ए को चेंज करेगा बाइनरी डिजिट में। किस में करेगा, बाइनरी डिजिट में इसको चेंज करेगा, और ये बाइनरी डिजिट ही कंप्यूटर समझ पाता है, ठीक है। तो इसको इसमें चेंज कराने का काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है। क्लियर, समझ में आई बात। जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसको मशीनी भाषा में चेंज करने का काम जो करता है वो होता है ट्रांसलेटर। आगे चलते हैं हम, मशीनी लैंग्वेज, है ना, मशीनी लैंग्वेज इसको बोलते हैं ट्रिपल एल, लो लेवल की लैंग्वेज। लो लेवल की लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि अपने समझ के परे हैं, ठीक है। लो लेवल की लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के समझ में आती है। फिर आएगी मीडियल लेवल लैंग्वेज, यानी कि असेंबली भाषा। अभी मैं समझाऊंगा इसको, असेंबली भाषा क्या होती है, मशीनी भाषा क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है कि मशीनी भाषा को बोलते हैं लो लेवल की लैंग्वेज, और असेंबली भाषा को बोलते हैं मीडियल लेवल की लैंग्वेज। क्लियर, यहाँ तक की बात। मशीनी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लो लेवल की लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज को बोलते हैं मीडियल लेवल की लैंग्वेज। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, देखो, है ना। और जो उच्च स्तरीय भाषा होती है वो हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। तीनों को मैं भी समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला हम समझेंगे मशीनी लैंग्वेज, है ना। पहला हम मशीनी लैंग्वेज समझेंगे कि क्या होती है। भाई मशीनी लैंग्वेज क्या होगी, जिसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझेगा, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझेगा। और कंप्यूटर किसे समझेगा, केवल बाइनरी कोड को। किसको समझेगा कंप्यूटर, केवल और केवल बाइनरी कोड को ही कंप्यूटर समझता है ना, बाइनरी कोड को समझेगा, ठीक है। इसलिए इसे मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हम कीबोर्ड से ए टाइप करते हैं तो कंप्यूटर इसे मशीनी भाषा में बदलता है, और तो वही चीज़ इसको समझ में आती है। और इसका काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है। समझ गया। आगे निम्न स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी में 0 और 1 डिजिट, और इसको चेंज कौन करता है, ट्रांसलेटर करता है। जो कि अपन जो निर्देश देते हैं ना, ABCD, जैसे आयुष लिखना है, AYUSH, तो अपने को तो पता है, अपन टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड पे AYUSH, पर कंप्यूटर को नहीं पता ना कि ये AYUSH होती क्या है ना, होता क्या है, सॉरी, है ना। तो AYUSH होता क्या है, तो कंप्यूटर को नहीं पता है ना। तो कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसको बाइनरी डिजिट में बदलेगा। भाई ए का बाइनरी डिजिट क्या है, वाई का क्या है, यू का क्या है, उसको हैंड टू हैंड बहुत स्पीड में बदल के और कंप्यूटर तक पहुँचाता है। ये आदमी, फलाना आदमी ये कहना चाह रहा है कि आयुष है ना। तो इस चीज़ को समझाने के लिए जो है ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड फाइनली, ओके। हाँ, तो आ जाओ आगे, संयोजन भाषा, असेंबली भाषा, है ना। तो जो मशीनी भाषा में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए असेंबली भाषा आ गई। तो उसको थोड़ा सा इजी बनाने का काम किया इसने। क्या किया, कुछ न्यूमोनिक, कुछ कोड, कुछ सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग इसमें किया जाने लगा। कौन सी में, असेंबली में। तो जो पहली जो भाषा थी मशीनी भाषा, उसकी कमियों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास किया। और यहाँ पे बाइनरी के स्थान पर कुछ सांकेतिक भाषा का, है ना। तो अब जैसे कंप्यूटर को बोला कि चलो ए ओए हेलो, है ना, तो कुछ अपन अपनी भाषा में बात करते हैं ना। जैसे अपन किसी को बुलाते हैं ऐसे, इधर आ, एक तो ये बोलना हो गया, और एक हाथ से इशारा करना हो गया, ओए इधर आ, है ना। तो समझ गए होंगे ना। तो यहाँ पे थोड़ा संकेतों का प्रयोग किया गया, कौन सी में, असेंबली भाषा में। क्लियर, सबके समझ में आ रही बात, सबके समझ में आ रही, ओके। तो इसकी गति मशीनी भाषा से कम होती है, थोड़ी सी स्पीड कम होती है इसकी, है ना। आगे चलते हैं। और ये प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि जो मशीनी भाषा के बाद जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो कौन कौन सी टाइप की होती हैं। तो हमें याद रखना है HLT, ADD, CLA और SUB।
HLTADDCLASUB, HLTADDCLASUB, HLTADDCLASUB। कौन सी भाषा है? मशीनी भाषा नहीं होगी, कौन सी होगी ये? असेंबली भाषा है। और मशीनी भाषा में क्या आती है? सिर्फ बाइनरी डिजिट 0 और 1। असेंबली भाषा में कौन सी आएगी? HLTADDCLASUB। टाइप करते रहो ताकि क्या है, आपको याद हो जाएगी ये चीज़ें, है ना। टाइप करने से क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। आगे चलते हैं उच्च स्तरीय भाषा में। अब हाई लेवल की लैंग्वेज होती है ना, अब जितनी भी कमियां असेंबली लैंग्वेज में रही है उन सभी को दूर करने के लिए कौन सी लैंग्वेज लाई गई? उच्च स्तरीय भाषा। असेंबली लैंग्वेज की कमियों को दूर करने के लिए देखो, सबसे पहले मशीनरी लैंग्वेज थी, उसकी कमियां दूर किसने की? असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज की कमियां कौन दूर करेगी? हाई लेवल की भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, क्लियर? अभी तक की बात आपको एकदम से समझ में आ गई होगी। तो ये क्या करती है, यहाँ पे डायरेक्ट उच्च स्तरीय भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उपयोग होता है डायरेक्टली। जो जैसे अभी मैंने बताया ना फर्स्ट में कि आयुष लिख रहा है तो कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, उसकी केवल मशीनी भाषा को ही समझेगा। तो अब यहाँ पे कंप्यूटर आयुष की भाषा को भी समझने लगा है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। निम्न में से प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए, अब यहाँ पे जो कोई भी प्रोग्राम है उसको मशीनी भाषा में बदलने के लिए यहाँ पर जो प्रयोग होता है, जो उच्च स्तरीय भाषा में जो प्रयोग होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है। किसका होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है। अब ये क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत रह के पढ़ते जाइए बस। और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर ठोक के जाना एक बार, है ना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है जो मशीनी भाषा में बदलने के लिए। किसको? जो लैंग्वेज होती है ना उसको। ठीक है, तो आजकल सामान्यतः इसी का प्रयोग हो रहा है। जो उच्च स्तरीय भाषा, देखो यहाँ से प्रश्न आता है, निम्न में से उच्च स्तरीय भाषा है तो सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, है ना। और भी टाइप की है, जैसे फोर्टन हो गया, है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और जैसे HTML हो गया, प्रोलॉग हो गया, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट इसमें 3 दे रखी, तो 3 तो याद आपको रखना ही है ना। तो उच्च स्तरीय भाषा में एक और चीज़ याद रखना कि पढ़ना लिखना थोड़ा सा इसको आसान हो गया है ना। आगे चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताइए भाषा संसाधक। देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं ना। तो अभी मैंने बताया लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है क्या? लैंग्वेज को चेंज करने का काम करता है। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? जो हाई लैंग्वेज होती है, हाई लैंग्वेज, उनको ट्रांसलेशन का काम करते हैं। तो अब हम एक एक चीज़ करके इसको भी पढ़ेंगे कि क्या होता है कंपाइलर, क्या होता है इंटरप्रेटर, क्या होता है असेंबलर। क्लियर? आगे चलते देखते हैं इसको क्या है ना। तो अब ऐसे प्रश्न आ जाए, निम्न में से भाषा संसाधक कौन सा है? तो इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, कंपाइलर है। तीनों क्या है? एक भाषा संसाधक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब ऐसे प्रश्न बना सकता है कि निम्न में से कौन सा एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? 3 दे देगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। आपको पता ही नहीं चौथा कौन सा है, पढ़ा नहीं है। तो अगर पढ़ा है तो बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? देखो, अभी मैंने बताया उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को, मशीनी भाषा को, है ना, जो मशीनी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो उच्च स्तरीय जो लैंग्वेज होती है उसको सीधा मशीनी भाषा में काम करेगा, चेंज करेगा। और ठीक है, और जो भी त्रुटियाँ होगी उनके लाइन नंबर के साथ में उसको प्रदर्शित करेगा कि भाई यहाँ पे ये त्रुटि है। ठीक है, और कंपाइलर द्वारा प्रोग्राम का निष्पादन समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना ज़रूरी है। मतलब जो प्रोग्राम चल रहा है उस समय कंपाइलर का उस प्रोग्राम की मेमोरी में होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी नहीं होता है। प्रोग्राम मेमोरी में होना ज़रूरी नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? कंपाइलर होता है क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। और इसका काम क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज़ इंटरप्रेटर क्या है ना, ये भी क्या करेगा? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। इसका भी सेम टू सेम काम है ना। पर इन दोनों में क्या अंतर है? देखो, इन दोनों में क्या अंतर है? कंपाइलर में क्या अंतर है और इंटरप्रेटर में क्या है? भाई दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, पर दोनों में सिर्फ एक अंतर है। जो कंपाइलर होता है, सॉरी एक सेकेंड, है ना। जो कंपाइलर होता है, ये कंपाइलर है ना, इसका जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम चल रहा है उस समय, वो उसकी मेमोरी में होना आवश्यक नहीं है। कंपाइलर का प्रोग्राम की मेमोरी में होना आवश्यक नहीं है, परंतु इंटरप्रेटर का प्रोग्राम की मेमोरी में होना आवश्यक है। दोनों इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो, इंटर का मतलब होना एंट्री करना, है ना। एंट्री करने का मतलब इंटर है, अंदर है ना। अंदर है मतलब मेमोरी के अंदर होना इसका आवश्यक है एंट्री का। और कंपाइलर से आप याद रखे लोगे कि इसमें है तो इसमें नहीं है। ठीक है ना। अब असेंबलर क्या है? असेंबलर क्या होता है? जो भी भाषा लिखते हैं ना उसको मशीनी भाषा में प्रयुक्त करता है।
और असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। एक बार में असेंबलर सिर्फ एक ही पंक्ति को क्या करता है, मशीनी भाषा में प्रयुक्त करता है। तीनों क्या है, तीनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से आपको पूरी बात। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, देखो इस लेसन को थोड़ा सा और बचा, इसको पूरा करेंगे अपन, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर के जितने भी कार्य हैं उनको ऑपरेट करने का काम करेगा, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर के, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको पता है फूफा जी तो ऑपरेट करते हैं, है ना, बाजा वाला, घोड़ी वाला, है ना, जिम्बा वाला समझ रहे होंगे बात, है ना। तो इस सारे की सारी प्रबंधन का कार्य कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो किस किस का प्रबंधन करेगा, अब देखते हैं हम लोग। स्मृति का प्रबंधन, मेमोरी का प्रबंधन, स्टोरेज, तो मेमोरी में इसको कहाँ रखना है, कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण कौन करेगा, सारी की सारी डेटा को मेमोरी में कहाँ लाना है ना। दुल्हन को कहाँ, मतलब जैसे कोई बारात आ रही है, इसे कहाँ ठहराना है ना, कहाँ रखना है, क्या खाने पीने की व्यवस्था है, ये सारे के सारे काम कौन करते हैं, फूफा जी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। अब आगे आती है फाइल प्रबंधन की, जो फाइल प्रबंधन है, जो फाइल मैनेजमेंट है, उसका काम भी कौन करता है, फूफा जी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसे संग्रहण करने का काम करेगा, वापस लाने का काम करेगा, कितना पैसा खर्च हुआ, बजट वगैरह सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। क्लियर। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, कितना खर्चा हुआ ब्याह में, है ना, समझ रहे होंगे आप मेरी सारी चीज़ें, कितना खर्चा हुआ, कितना इधर से लिया है, कितना उधर से दिया है, सारा मैनेजमेंट ज़्यादातर कौन संभालता है, फूफा जी संभालते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे संभालेगा। क्लियर। यूज़र इंटरफेस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के साथ संबंध बनाएगा और उपयोगकर्ता का काम सरल हो जाता है कि आप डायरेक्टली चीज़ें बताने लग जाता है ना, ऑटोमेटिक निर्देश देगा, इसको इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये। यूटिलाइज़ क्या करेगा, यूटिलाइज़ करता है, चीज़ें बताता जाता है, भाई इसके बाद ये बटन दबाओ, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, यूटिलाइज़ करेगा। इससे क्या हो जाएगा, जो उपयोग करता है उसकी चीज़ें क्या हो जाएगी, ईजी वे में चलने लगेगी, सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी, है ना। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता क्यों होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, भाई कंप्यूटर और जो यूज़र होता है उसके बीच में काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में क्या काम करता है, उसको निर्देश देगा, उसको बताएगा भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में भी काम करेगा। तो ऐसे प्रश्न आ जाए ना कि कंप्यूटर और हम मतलब यूज़र और कंप्यूटर के बीच कौन काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। यूज़र टू कंप्यूटर कौन करेगा काम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक और दूसरा प्रश्न, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कौन काम करेगा, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच भी कौन काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में भी कौन काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका मतलब ये होगी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, क्लियर है। जैसे मान लो, जैसे मैं समझाऊँ आपको, जैसे कि आपने कोई भी की दबाई, कोई भी की प्रेस करी, जैसे एक की प्रेस करी, है ना। तो एक की प्रेस करते ही हार्डवेयर, कंप्यूटर आपने किसका यूज़ किया, हार्डवेयर का, किसके लिए, की के लिए, कीबोर्ड का, कीबोर्ड आपको पता है हार्डवेयर होता है। अब अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना, अंदर जैसे मान लो व्हाट्सअप चल रहा है, व्हाट्सअप को थोड़ी ना पता है। अब व्हाट्सअप को कनेक्ट करने के लिए क्या काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा वहाँ पे, है ना। तो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक चीज़ें पहुँचाएगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, एकदम से समझ आ गई होगी आपको अब तक बात सारी। दो प्रकार के जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक सिंगल यूज़र होता है, एक होता है मल्टी यूज़र, है ना। एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है मल्टी यूज़र। तो सिंगल का नाम से पता चल रहा है ना, कि एक ही यूज़र होगा सिंगल यूज़र में। और इसके आपको एग्जाम्पल याद रखना है, डोस होता है ना, MS डोस, है ना। MS डोस होता है वो सिंगल यूज़र होता है, कौन सा होता है, MS डोस सिंगल यूज़र प्रोग्राम होता है ना। MS डोस सिंगल यूज़र, विंडोज़ भी होता है, विंडोज़ और MS डोस, है ना। आप याद रखना सिंगल यूज़र प्रोग्राम है। और मल्टी यूज़र मतलब एक से ज़्यादा अधिक उपयोगकर्ता काम करेंगे, तो ये होता है लाइनक्स, है ना। तो लाइन में कब लगता है इंसान, जब ज़्यादा यूज़र्स होते हैं ना, तो इसे याद रखना, ज़्यादा यूज़र्स होते तब आदमी को लाइन में लगना पड़ता है, तो लाइनक्स याद रख लेना इसे। क्लियर, अच्छे से समझ में तो आ रही है ना बात, हाँ शाबाश। चलो आगे। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है, तो अभी हमने क्या बात करी थी, देखो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात चल रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब यूटिलिटी क्या काम होता है, जो भी कोई एरर आ जाते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, जैसे कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली इंटरनली मरम्मत करने का काम करता है। इंटरनली मरम्मत करने का काम कौन करता है, यूटिलिटी, है ना। डिस्क रिकवरी, डिस्क बैकअप, जैसे मान लो
कभी कभी अपने व्हाट्सअप का डाटा बैकअप करना होता है डिलीट होने के बाद, तो ये सारा यूटिलिटी प्रोग्राम के द्वारा होता है ना। डिस्क रिकवरी हो जाती है वापस, फ़ोटो डिलीट होने के बाद वापस नहीं आता रिकवरी फ़ोटो, है ना। यूटिलिटी जैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स, है ना। तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो डिलीट हुआ डाटा उसको वापस ला के रख देंगे आपके सामने। कुछ गड़बड़ हो गई, हाथ पे टूट गए अगर डेटा के, तो उसको साफ सुथरी बढ़िया पट्टी वट्टी करके आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करेंगे। क्लियर। तो ये क्या काम करेंगे, हार्ड डिस्क को सही रखने का काम करेंगे, उसको स्कैन करते रहेंगे, इसकी गतिशीलता बनाए रखेंगे, है ना। और उसका बैकअप ले लेंगे, वापस उसको रिस्टोर कर देंगे, भंडारित कर देंगे, है ना, उसको वापस से। और कोई भी वायरस वगैरह आ गया तो उसको हटाने के लिए बोलेंगे कि आप ये फलाना वायरस आ चुका है आपके अंदर, इसके लिए एंटीवायरस डालो आप। तो एंटीवायरस आप उसके लिए डालोगे। ये सारे काम किसके होते हैं, ये सारे काम होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम के। क्लियर। ओके ओके। अब ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ गए, यानी कि फर्स्ट लेसन कंप्लीट होने वाला है। बधाई आपको सभी को बहुत बहुत, है ना। तो हमारा वीडियो भी लगभग पूरा होने वाला है, तो थोड़ा सा इसको लास्ट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है ना। कंप्यूटर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उपयोग नहीं होता है, सीधी सी बात है ना। अभी देखो यहाँ लिखा हुआ था कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। देखो प्रश्न में अगर ये मिस्टेक है मेरे हिसाब से, तो कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द होता है ना। तो ये गलत है हालांकि, ठीक है ना, परंतु अब इसमें दे रखा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लैटिन भाषा का शब्द है, तो देख लेना। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है ना कि लैटिन और अंग्रेजी दोनों ही हैं, तो वो प्रश्न डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से भी रीट लगेगी और फिर दूसरे कोई ना कोई ऑथेंटिक बुक है उसमें 100% लैटिन लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, गणना करना। तो लैटिन और अंग्रेजी दोनों याद रख लेना, जो दिख जाए वो कर देना अपने हिसाब से स्वविवेक से, है ना। कंप्यूटर का उपयोग आपको पता ही है, मौसम संबंधी अनुसंधान, मौसम, अंतरिक्ष, है ना, सूचनाओं प्रसारण, ई कॉमर्स, पुस्तक मुद्रण, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कुछ नई चीज़ नहीं है ना। कंप्यूटर की विशेषताएं मैंने कल बताई दी, गति, शुद्धता, सक्षमता, स्मरण शक्ति, व्यापक, उद्यमिता, स्वचालन, है ना। कंप्यूटर की सीमाएं सोचने का अभाव होता है। देखो सबसे बड़ी बात कल भी मैंने बताई थी, है ना। सोचने समझने की क्षमताओं का अभाव होता है, बुद्धि नहीं होती कंप्यूटर में, अपन जो बोलेंगे वही करेगा साला, है ना। कंप्यूटर में वायरसों का खतरा होता है, ये सारी इसकी सीमाएं होती है ना। आगे देखते हैं। कंप्यूटर के भाग, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, मैंने कल बताया था। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट बना दी मैंने इसकी ना, तो प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हो। स्पेशली आईसीटी की प्लेलिस्ट बना रखी है ना। तो सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये तीनों होती है। कंप्यूटर तंत्र के भाग और सीपीयू के भाग होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं सीपीयू के 3 भाग, जल्दी से बताओ। सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा। सीपीयू के 3 भाग अब तो याद हो गए होंगे यार, है ना। कंट्रोल यूनिट, है ना, दूसरा एएलयू, तीसरा मेमोरी, है ना। क्लियर। ओके। एएलयू का काम क्या होता है आपको पता है, कल मैंने बताया था, गणितीय तार्किक क्रियाएं करने का काम होता है ना। अनुप्रयोग के आधार पर 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या काम करेगा, कर्व में बताएगा, डिजिटल बताएगा 0 और 1 में, है ना। बताया ना मैंने डिजिटल में, है ना, अंकों के रूप में बताएगा। हाइब्रिड ये एनालॉग से एनालॉग और डिजिटल में बदल के और इसको प्रयोग में करता है, कौन करता है, हाइब्रिड। कल बताया मैंने, याद करो, है ना। आकार के आधार पर 4 प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कल पूरी की पूरी क्लास में सारी बात कर चुके हैं। वीडियो जरूर देख लेगा जिसने नहीं देखा है। परम कंप्यूटर आपको पता है, कोई मतलब नहीं है, सारी बातें बता चुका हूँ मैं। मेमोरी में 2 भाग होते हैं, मुख्य मेमोरी अभी बताया, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। आपको बताया मैंने, जो रैम होती है इसके 2 भाग होते हैं और रोम के 3 भाग होते हैं, मैंने बता दिया आपको। स्थायी अस्थायी भी मैंने बता दिया आपको, कौन सी अस्थायी होती है कौन सी स्थायी होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जिसके अंदर 2 बाइनरी अंक होते हैं, 0 और 1, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है। बाइट में 8 बिट होते हैं, मैंने आपको बता दिया है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रतीकों को बताने का काम कोई भी अंक प्रणाली रेडिक्स बेस प्रणाली करती है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। द्विआधारी प्रणाली में 1+1 कोई मतलब नहीं है, आगे जाओ, ठीक है। नीचे जाओ, सॉफ्टवेयर में, है ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अभी पढ़ लिया अपन ने, है ना, कुछ नहीं छोड़ा है लगभग। अब देखो, मशीनी भाषा को सॉफ्टवेयर भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है, अभी देख लिया है ना सारी की सारी चीज़ें। ये तो रिवीजन फॉर्म में, तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ कि मान लो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ निकल गए। सॉफ्टवेयर सारी की सारी इसी में से आती है यार, अति महत्वपूर्ण में तो, है ना। सॉफ्टवेयर के 2 भाग, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या है, देखो यही प्रश्न बनेगा 100%, है ना। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है, तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है, लैंग्वेज वाले, है ना, लैंग्वेज को चेंज करते हैं ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, है ना। अब ये 2-3 प्रश्न इसमें से कर लेते हैं। ये 2-3 प्रश्न आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। और ये 2-3 प्रश्न हैं जिनको आप आराम से करना है। ये 5 प्रश्न है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, आराम से करना है इनको, 5 प्रश्नों को, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप मेरे को जो है क्या करोगे,
आप मेरे को मैसेज डाल दोगे टेलीग्राम पे कि सर ये प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।